सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉलिटी प्रवाह। आज डेट है 20 अप्रैल 2026, द डे ऑन विच आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक वाटरशेड मोमेंट साबित होने वाला है। By reading out this topic, Redrawing the Republic, the Constitutional Mechanism and Federal High Stakes of India's 2026 Relimitation, आप समझ ही गए होंगे कि आई वॉज टॉकिंग अबाउट the 131st Constitutional Amendment Bill 2026. 131st Constitutional Amendment Bill 2026, which was defeated in the Parliament recently. और इस बिल को गिरने से एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेलमेंट पैदा हो गई है कि जिसने 2029 के जनरल इलेक्शंस और वुमेन रिजर्वेशंस के इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नाउ व्हाई इज दिस अ बिग डील? भाई, क्योंकि ये सिर्फ एक बिल की डिफीट नहीं है ना, ये एक फंडामेंटल टकराव है, क्लैश है बिटवीन द न्यूमेरिकल डेमोक्रेसी, जिसको मैं कहता हूं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब मोर पॉपुलेशन मोर सीट्स, एंड फेडरल इक्विटी, justice for the states who successfully controlled their population. So it is a clash among numerical democracy versus federal equity. और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेलमेट रिजॉल्व नहीं होती है ना, तो 2029 इलेक्शंस का पूरा टाइमलाइन डिरेल हो रहा है। सो टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस फेल्ड वी मस्ट डीप डाइव इनटू इट्स एनाटमी। तो चलिए ट्रांजिशन करते हैं फैक्चुअल ब्रेकडाउन की तरफ। सो बिफोर वी एनालाइज द पॉलिटिक्स, हमें समझना होगा कि ये बिल बदलना क्या चाहता है। भाई, ये जो 131st अमेंडमेंट है, it wasn't just about adding some seats. It was an structural reset. It was an structural reset. It sought to move the delimitation process from an mechanical constitutional mandate to a process driven by the parliamentary discretion. देखो कितना शानदार ये टर्मिनोलॉजी है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये आपके मैकेनिकल कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से कहाँ जाना चाह रहा है? अ प्रोसेस विच वाज ड्रिवन बाय पार्लियामेंट्री डिस्क्रिशन। The government's strategic move was to use the 2011 census data to bypass the delay of 2021 census, which now going to happen in 2027 because of it was delayed first due to COVID, then to the elections. तो काफी सारी चीजें आती गई और ये प्रोसेस डिलेल होती गई। So thereby they want to fast track the women's reservation for 2029. भाई, उनका ये है कि 2011 का डेटा यूज कर लो और 2029 के अंदर ही वुमेन रिजर्वेशन दे दो। ये गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजिक मूव है बिहाइंड दिस बिल। बट इन डूइंग सो व्हाट दे डिड, दे प्रपोज एन मैसिव एक्सपेंशन दैट मैचेस द फिजिकल रियलिटी ऑफ आवर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। नाउ व्हाट इज द फिजिकल रियलिटी of the new parliament building? That it has a sitting capacity of 888 members and it can expand up to 1272 for joint sittings. Now if I talk about the existing framework, and what the 131st Amendment Act proposed, that it will increase the maximum strength of 550 to 850. And if I break it down more, to 815 for the states and 35 for the UTs. If I talk about the linking of the Article 81 and 82 specifically,
सो इट वॉज रिजिडली लिंक्ड टू द लास्ट प्रिसीडिंग सेंसस. बिफोर क्या था कि जो भी प्रिसीडिंग सेंसस हुआ है आखिरी, उससे इसको लिंक किया गया था. और अब इसको कर दिया गया क्या है, व्हाट पार्लियामेंट में डिटरमाइन. इसको पार्लियामेंट से लिंक कर दिया इन्होंने. पॉपुलेशन एज ascertained एट सच सेंसस एज पार्लियामेंट में डिटरमाइन. पार्लियामेंट बोले 2012, सॉरी 1971, तो 1971 मानोगे. पार्लियामेंट बोले 2001 तो 2001 मानोगे. सो लाइक दैट. अगर डीलिमिटेशन की बात करूं तो डीलिमिटेशन के लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था यहाँ पर आपके पास. ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट था. इट वॉज इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस. अब इसको इन्होंने कर दिया है पार्लियामेंट के डिस्क्रिशन पे. पार्लियामेंट के डिस्क्रिशन पे. अगर लेजिस्लेटिव थ्रेशोल्ड की बात करूं तो पहले आपको चाहिए थी 2/3 मेजोरिटी. अब आप कह रहे हो सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा. अगर मैं वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करूं पर से, तो उसको पहले आपने लिंक करा था पोस्ट 2023 से. भाई 2023 के बाद जो भी फर्स्ट सेंसस होगा उससे हम उसको लिंक कर देंगे. बट अब आप क्या कह रहे हो, नाउ यू हैव डीलिंक्ड इट एंड यू बेस्ड इट ऑन 2011 के फिगर्स पे. और उसके पीछे आपका जस्टिफिकेशन क्या है कि 2029 में ही वुमेन रिजर्वेशन में इंप्लीमेंट हो जाएगा. भाई जहां आपको 33% सीट 850 सीट के हिसाब से देनी पड़ती. फॉर एग्जाम्पल 850 सीट आपने बोला है प्रपोज है, तो आप 850 के हिसाब से 33% का रिजर्वेशन देते. और अब आप 543 के हिसाब से 33% का रिजर्वेशन दोगे, तो ऑटोमेटिकली आप अगर इसको थोड़ा सा भी सोचोगे तो वुमेन्स को नुकसान ही है सर ये. अब ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स कोई डिजिट्स नहीं है कि सिर्फ डिजिट्स की बात हो रही है 550, 850, 815, 35, 15, 20. नहीं, दे रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल वेट ऑफ योर रीजन. जब पार्लियामेंट के पास सेंसस चुनने की डिस्क्रिशन आ जाती है ना, तो पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ती बढ़ती है, पर हमारे जो इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड्स हैं वो भी कम हो जाते हैं. अब एक और सवाल पे आओ कि अपोजिशन और कई स्टेट्स ने इसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करा क्यों है. एंड देयर कोर इशू इज डेमोग्राफिक डाइवर्जेंस. क्या है, डेमोग्राफिक डाइवर्जेंस है. हमारे देश में एक तरफ वो स्टेट्स हैं जिन्होंने फैमिली प्लानिंग और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर बहुत एक्सीलेंस परफॉर्मेंस दिखाई, जिसमें आपकी जो स्टेट्स आती है वो आती है सदर्न स्टेट्स. कौन आ रही है, सदर्न स्टेट्स. और दूसरी तरफ वो है जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ अभी भी काफी हाई चल रही है. और इससे क्या पैदा होता है, इससे पैदा होता है गवर्नेंस पेनल्टी. अब सोचो, भाई तमिलनाडु या केरला जो है, आप उनकी सक्सेस के लिए उनको रिवॉर्ड दोगे या सजा दोगे. भाई अगर हम सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पर ही सीट्स बढ़ाते हैं ना, तो सक्सेसफुल जो स्टेट्स हैं उनका जो रिलेटिव शेयर है पार्लियामेंट में वो कम हो जाएगा. और ये जो डेटा है ना, ये शो कर रहा है कि देर इज अ 45% डिस्पैरिटी और अ 45% ग्रोथ गैप बिटवीन द हाई फर्टिलिटी एंड द लो फर्टिलिटी स्टेट्स. और डिलेमा ये आता है कि आर्टिकल 81 जो है ना, वो ये कहता है कि सीड टू पॉपुलेशन रेशो इट शुड बी सेम फॉर द ऑल स्टेट्स. बट अगर आप इसको स्ट्रिक्टली अप्लाई करते हो तो व्हाट इट विल क्रिएट, इट विल क्रिएट एन फेडरल इम्बैलेंस. ये एक फेडरल इम्बैलेंस को क्रिएट करता है. देखो, अगर मैं इसके अंदर आपके प्रोजेक्शंस की बात करूं बेस्ड ऑन 2011 के बेसिस पे, तो आप सपोज करो कि यार अगर आपका हाउस 543 पे ही रह जाता है, तो इन दैट केस आपके यूपी जो है वो गेन करेगा 9 सीट्स को. तमिलनाडु गेन करेगा, सॉरी तमिलनाडु लूज करेगा 7 सीट्स को.
7 सीट लूज करता है। अगर आप हाउस की स्ट्रेंथ को 815 पे ले जाते हो, दैट वाज प्रपोज्ड नाउ, तो यूपी जो है आपका 80 सीट से जंप करके चला जाएगा 133 पे, और जो तमिलनाडु है इट विल मूव फ्रॉम 39 सीट्स टू 48। एब्सोल्यूट टर्म्स में तो आप देखोगे कि यार तमिलनाडु जो है ना वो सीट्स गेन कर रहा है, बट अगर आप परसेंटेज की बात करोगे, देयर परसेंटेज ऑफ पावर इन द टोटल हाउस, देन इट विल डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। अब आप थोड़ा एकेडमिक डेप्थ में चलो मेरे साथ ना भाई, एज एन स्टूडेंट ऑफ द PSIR यू मस्ट गो इन टू द एकेडमिक डेप्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू। और यहां हम बात करेंगे किसकी, मेजॉरिटेरियनिज्म ऑफ ज्योग्राफी। और उसके साथ हम बात करेंगे बाई कैमरल इम्बैलेंस की। नाउ दीज कीवर्ड्स आर एन गोल्ड माइन फॉर योर मेंस आंसर इन द UPSC एग्जाम्स। You can use these words anywhere, मतलब related to the topic itself, but you can use these keywords: majoritarianism of geography, bicameral imbalance। देखो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया है वो आया है ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मेजोरिटी टू सिंपल मेजोरिटी फॉर डिसाइडिंग योर डिलिमिटेशन ट्रिगर्स। नाउ दिस विल इफेक्टिवली ग्रांट अ रूलिंग executive an immense power to politicize the boundaries। ये एग्जीक्यूटिव जो है ना, जो रूलिंग एग्जीक्यूटिव है, उसको इमेंस पावर दे रहा है ताकि वो क्या कर सके, पॉलिटिसाइज कर सके बाउंड्रीज को ही। अब किस तरीके से करेगा, तो देखो सबसे पहले तो ये करेगा बाई कैमरल इम्बैलेंस। कैसे भाई, जब हम जो लोकसभा को 850 सीट तक एक्सपेंड करते हैं और राज्यसभा को हम 250 पे फ्रीज कर देते हैं, कर दे रहे हैं, तो क्या फेडरल सेफगार्ड्स वीक नहीं हो जाएंगे भाई? ज्वाइंट सेटिंग्स और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो अभी जो करंटली रेशो चल रहा है वो रेशो चल रहा है 2.2 से 2.2:1 का। लोकसभा के पास ये है, राज्यसभा के पास ये है, अगर मैं सीट्स का रेशो निकालता हूं तो। न्यू बिल के बाद बढ़ के ये इंक्रीज हो जाएगा आपके 3.3:1 पे। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि ज्वाइंट सिटिंग के अंदर जो राज्यसभा का इंपैक्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। अगर अपोजिशन के पास 2/3 मेजोरिटी होती है मान लो आपके राज्यसभा में, बट अगर गवर्नमेंट के पास लोकसभा में जस्ट 15% सीट्स है ना, सॉरी 56% सीट्स हैं, तो वो जो चाहे जो बिल पास करा ले जाएगी। तो आपने वही चीज कर दी कि आप IMF की बात करते हो जहां पे वोटिंग कोटा आपके जो है ना वो कोटा के हिसाब से होता है, जो आपका कंट्रीब्यूशन है। तो उसमें आप ये कहते हो कि 85% जरूरी होता है किसी भी पर्टिकुलर बिल को पास कराने के लिए या किसी भी प्रपोजल को पास कराने के लिए, और अकेला US 17% लेके बैठा है वोटिंग परसेंटेज। अब बिना US के क्या करा लोगे यार? तो US राजी तो IMF राजी, US न राजी तो फिर IMF तो क्या ही कर लेगा राजी होके भी क्योंकि प्रपोजल तो पास होगा ही नहीं। तीसरा इशू आएगा आपके रिप्रेजेंटेशन वर्सेस पार्टिसिपेशन का। रिप्रेजेंटेशन वर्सेस पार्टिसिपेशन का। अब इसमें क्या होगा भाई, 850 MPs का मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन और जो क्वेश्चन आर और जो 0 आर आपके होते हैं उसमें हर MP का समय ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। भाई हाउस ग्रो करेगा तो जो इंडिविजुअल MP है उसकी एफिकेसी फॉल करेगी एंड इट विल लीड टू फर्दर एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस। भाई एग्जीक्यूटिव को ही डोमिनेंस हो रहा है इस वजह से। अगर आप पार्लियामेंट में सवाल कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से यू आर चेकिंग द एग्जीक्यूटिव इटसेल्फ। अब अगर मैं बात करूं एज एन स्टूडेंट ऑफ PSIR, तो यू मस्ट नीड एन बैलेंस पर्सपेक्टिव। नहीं भाई, ये डिफीट जो है वो सिर्फ कोई पॉलिटिकल थोड़ी है, ये दो डेमोक्रेटिक जो है ना विजन्स का क्लैश है। अब दो दो ये जो डेमोक्रेटिक विजन्स है ये कौन से हैं? तो पहला जो है वो विजन आपका है साहब
रिप्रेजेंटेशनल इक्विटी का। कौन सा है? रिप्रेजेंटेशनल इक्विटी का। ये है साहब प्रो, मतलब सपोर्ट में है ये बिल के। अब ये कहते हैं, सबसे पहला तो जो लॉजिक ये देते हैं वो देते हैं डेमोक्रेटिक लॉजिक। और वो लॉजिक ये है कि 1971 के फ्रोजन डेटा पर आप 2026 में कैसे रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो यार? ये आपके वन पर्सन वन वोट के जो है प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। दूसरा ये कहते हैं कि 2011 का जो सेंसस है ना, अगर आपको इस डेटा को यूज करना है ना, तो भाई एक तो आपको इस डेटा को यूज करना है, और दूसरा ये है कि इस डेटा को यूज करके ही आप सिर्फ 2029 में वुमेन रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हो। अदरवाइज देर इज नो वे टू इंप्लीमेंट द वुमेन रिजर्वेशन इन द 2029 इटसेल्फ इफ यू डोंट यूज द 2011 सेंसस का डेटा। और दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर स्मॉलर ज्योग्राफी होगी, स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, तो इट मींस देयर इज एन बेटर कनेक्टिविटी बिटवीन द एमपी एंड द पब्लिक। पर वहीं दूसरा जो अपोजिंग व्यू है आपका, दैट वाज द व्यू ऑफ फेडरलिस्ट्स। ये व्यू किसका है? फेडरलिस्ट का। सो इट वाज अ क्लैश बिटवीन टू डेमोक्रेटिक विजन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशनल इक्विटी एंड फेडरलिस्ट। फेडरलिस्ट क्या आर्गुमेंट देते हैं इस अपोजिशन के अंदर कि यार ये सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपने 1971 फ्रीज करा था ना, 1971 फ्रीज, it was a promise कि that population control wouldn't lead to the political marginalization। जब आप वो फ्रीज कर रहे थे तो ये आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर रहे हो आप उसका, क्योंकि वहां प्रॉमिस करके आ चुके हो कि ये जो हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे ना, ये हमारा जो है इट वुडंट लीड टू अ पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो आप ये जो सिंपल मेजोरिटी का जो लॉजिक यूज करोगे आप फॉर डिलिमिटेशन, तो ये इंस्टीट्यूशनल जो बफर है उसको खत्म कर देगा। इट विल रिमूव द इंस्टीट्यूशनल बफर। सो इंस्टीट्यूशनल रिस्क क्रिएट कर रहा है अपने आप में एक। और तीसरा ये है कि जो बिल है ना, द बिल इटसेल्फ फेल टू प्रोवाइड अ क्लियर एलोकेशन फॉर्मूला टू प्रोटेक्ट द रिलेटिव शेयर ऑफ परफॉर्मिंग स्टेट्स। समझ रहे हो? तो अब रास्ता क्या है भाई? तो रास्ता ये है कि वी नीड एन कंसेंसस बेस्ड अप्रोच टू अवॉइड द फेडरल शॉक। और इसके लिए एक ब्रिलियंट सजेशन दिया गया डेम्पर फॉर्मूला का, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस फॉर्मूला या फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मेट्रिक। और इस मेट्रिक को आपके फाइनेंस कमीशन भी यूज करता है। हमें उन स्टेट्स को रिवॉर्ड करना होगा जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी यानी टीएफआर 2.1 तक जल्दी पहुंचे हैं। वी मस्ट रिवॉर्ड दो स्टेट्स हु अचीव द टीएफआर टारगेट 2.1। डेम्पर फॉर्मूला ये कहता है कि आप 10% जो वेटेज है ना, वो तो दे दो अर्ली अचीवमेंट के लिए कि भाई आपने टारगेट अर्ली अचीव कर लिया, और 90% वेटेज आप दे दो रेट ऑफ फर्टिलिटी डिक्लाइन को कि भाई हमने फर्टिलिटी डिक्लाइन करी है, अब वो कितनी भी करी हो। टारगेट अचीव को तो 10% दे ही दो आप अलग से कि भाई टारगेट अचीव कर लिया तो 10% तो पकड़ो तुम। तो अब अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है, तो सबसे पहला तो आप ये ले सकते हो कि आप एक होलिस्टिक मेट्रिक यूज करो। क्या करो? होलिस्टिक मेट्रिक यूज करो। बाय यूजिंग 1971 एज अ फ्लोर, एज अ बेस, एंड प्रोवाइड बोनस सीट्स बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक मैनेजमेंट। जो डेमोग्राफिक मैनेजमेंट आपने किया ना, इस डेमोग्राफिक मैनेजमेंट के बेस पे आप बोनस सीट्स और दो, विच द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड ऑल्सो, है ना। वो मैं उसके लिए नहीं कहूंगा, गवर्नमेंट ने उसके अंदर कुछ प्लस करी है सीट्स। उसके बाद आप क्या करो कि जो राज्यसभा की पावर और स्ट्रेंथ है ना, उसको बढ़ा दो ताकि लोकसभा की एक्सपेंशन को आप बैलेंस कर पाओ। ये सीसॉ वाली जो बात हम कर रहे हैं ना, इसको बैलेंस कर दो आप। उसके बाद क्या करोगे? जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज है ना, ये कब और कैसे हो, ये पार्लियामेंट के डिस्क्रिप्शन में मत दो। ये पार्लियामेंट का डिस्क्रिप्शन नहीं है साहब। इसके लिए आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाओ, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाओ,
और उसको आप डिलिमिटेशन एक्सरसाइज दो। अब एक चीज देखो आप मेरे साथ, देखो अगर मैं फेडरलिज्म की बात करूं, किसकी, फेडरलिज्म की अगर मैं बात करूं सर, तो स्टेट्स जो है ना, दे आर नॉट जस्ट कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, दे आर डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल यूनिट्स, यू मस्ट अंडरस्टूड दिस। अगर मैं इक्वालिटी के प्रिंसिपल की बात करता हूं, तो हमें क्या करना होगा, वी मस्ट रिकंसाइल वन पर्सन वन वोट, ये जो वन पर्सन वन वोट की हम बात करते हैं ना, ठीक है, वन पर्सन वन वोट का प्रिंसिपल, बट इसे हमें रिकंसाइल करना होगा किसके साथ, विथ द रीजनल फेयरनेस। और तीसरा गवर्नेंस। देखो सक्सेस जो है ना हेल्थ और एजुकेशन में, इट शुड बी एन पॉलिटिकल एसेट एंड नॉट अ लाइबिलिटी, वी मस्ट अंडरस्टूड दिस। वो पॉलिटिकल एसेट होनी चाहिए आपकी एंड नॉट लाइबिलिटी। यू मस्ट इंश्योर द स्टेट्स कि इफ यू डू गुड इन द एजुकेशन एंड द हेल्थ सेक्टर ना, वी विल रिवॉर्ड यू, रादर वी विल नॉट पनिश यू। सो इट विल वर्क देम एज एन पॉलिटिकल एसेट कि यार ये हमारी पॉलिटिकल एसेट है, अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें पॉलिटिकली बहुत गेन होगा, ना कि हमारे ऊपर ही लाइबिलिटी और आ जाएगी। भाई एक तो हम अच्छा करने जाए, फिर अच्छा करते करते वो हमारे पे और लाद दो आप उस चीज को, लाइबिलिटी। तो यू मस्ट रिमेंबर कि जो इंडिया है ना, या ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 की अगर मैं बात करूं, तो ये कोई इनडिसॉल्यूबल यूनियन नहीं है। जो आर्टिकल 1 में हम लिखते हैं ना, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, एक वर्ड है ना, मैं आपको वर्ड दे रहा हूं इनडिसॉल्यूबल। सो इंडिया को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई इनडिसॉल्यूबल यूनियन, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन नहीं है, इनडिसॉल्यूबल यूनियन है, एन यूनियन विच कांट बी डिसॉल्यूबल और डिसॉल्व। सो इस बिल का जो डिफीट है, इट वाज अ सेफ्टी वेल्व, ये सेफ्टी वेल्व की तरह काम कर रहा है, जो हमें यह मौका देता है कि हम एक बेहतर कंसेंसस बनाएं। वी मस्ट एम्पावर द ग्रास रूट। समझ रहे हो बात को। और एक लास्ट चीज व्हेन वी एंड, कि जो ये डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज है, इट इज नॉट मियरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज, इट इज द renegotiation of that Indian social contract, and your success will rely on your constitutional creativity, where you will, where you must honor both the democratic representation and the federal stability. They are complementary to each other, they are not two competing values. So on this positive note, I hope you all will I hope you all understand this lecture, this issue, and now you will present a balanced view rather than a left or right view, a pro or anti view. So keep your polity prava strong. पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए. If you like this content, please like, share and subscribe पॉलिटी प्रभा. अगर कोई आपका सजेशन है तो feel free to comment. I will happy to work on your suggestions. Please help in growing the Polity Prava. It is your own channel.
So thank you very much, guys, for listening me out so patiently. Thank you, guys. Thank you very much.